हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम Kp और Kc यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो हमारे पास दो टाइप के, उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए मतलब जब हमारा डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 होगा, जब ग्रेटर देन 0 होगा और जब लेस देन 0 होगा, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो हमारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हम जो हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला केस हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं जब हमारे पास डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 होगा, मतलब कि जब हमारे पास चेंज इन गैसियस मोल्स क्या होंगे, 0 होंगे। अब ऐसी एक रिएक्शन का अगर मैं एग्जांपल देखूं तो एग्जांपल क्या है, 2HI गैस गिविंग H2 गैस प्लस I2 गैस। ठीक है, इसमें देखो मेरे पास प्रोडक्ट में भी दो गैसियस के मोल्स है और रिएक्टेंट में भी दो गैसियस के मोल्स है, यानी कि इसमें डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 है। अब इसी रिएक्शन के लिए मुझे क्या करना है, Kp और Kc की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो किस तरीके से हम रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे वो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आप वो सीख गए तो आप इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा स्टोइचियोमेट्री का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो हमेशा ध्यान रखना किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चेक कर लेना कि वो रिएक्शन बैलेंस है या फिर नहीं है। ठीक है, तो देखो अब इसके केस में अगर मैं बात करूं जब मेरा डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 है, तो देखो लेट करो मेरे पास रिएक्शन में इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 पे HI के मोल्स कितने हैं, A मोल्स है। ठीक है, अब सपोज करो इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब कि टाइम t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे लेट करो इस HI के कितने मोल्स डिसोसिएट हुए, x। ठीक है, तो देखो दो HI से एक H2 बन रहा है, अगर इसके x मोल डिसोसिएट हुए हैं तो H2 कितने बनेंगे, x/2 बनेंगे, क्योंकि 2 से 1 बन रहा है, और उतने ही I2 बनेंगे, तो I2 भी कितना बनेगा, x/2 बनेगा। ठीक है, तो देखो और अगर मैं मानूं कि यहाँ पे इस कंटेनर का वॉल्यूम जिसमें ये रिएक्शन हो रही है तो वॉल्यूम V है, ये मोल्स हो गए। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, मोल्स। अब अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन लिखूं टाइम t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे, तो मेरी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, A माइनस x/V, x/2V और x/2V। अब कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास आ गई, मैं Kc निकाल सकती हूँ। अब देखो मेरा Kc क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 कितनी है, x/2V इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 x/2V टू द पावर 1, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट्स 1 है, डिवाइडेड बाय A माइनस x/V और इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो HI है। तो इस तरीके से मैं Kc के एक्सप्रेशन को लिख सकती हूँ यहाँ पे। तो देखो ये V स्क्वायर और ये नीचे वाला V स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये Kc का एक्सप्रेशन मेरे पास क्या आएगा, x²/4 इंटू A माइनस x का स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया, Kc का एक्सप्रेशन आ गया। अब इस तरीके से अगर मुझे इनिशियल मोल्स गिवन होते, मेरे को Kc गिवन होता, तो मैं यहाँ पे अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो मैं आगे डिस्कस करती हूँ। देखो पहले हमने Kc की वैल्यू निकाल ली, अब हम लोग इसी तरीके से Kp की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखो Kp की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, देखो Kp क्या होगा, Kp मेरा होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जब हमने डाल्टन्स लॉ पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, या फिर मैंने वहां पे क्या बताया था कि जो हम टोटल प्रेशर लिखते हैं, सपोज अगर हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है, दो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इसके मोल्स N1 है, इसके मोल्स N2 है, तो जो यहाँ पे मेरा जो टोटल प्रेशर होगा वो इन दोनों गैसेस में उनके मोल्स के रेशो में डिवाइडेड होगा। मतलब इस गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा, इसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर, मतलब इनके मोल्स के रेशो में डिवाइडेड होगा, और ये क्या होगा, N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 इनटू टोटल प्रेशर। ये क्या हो जाएगा, इस गैस का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारा टोटल प्रेशर होगा वो इन दोनों गैसेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उनके मोल्स के रेशो में। बस उसी का एप्लीकेशन मुझे यहाँ पे यूज करना है। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन भी तो यही होता है, इसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो देखो वहां यहाँ पे अब मुझे क्या लिखना है, Kp लिखना है, उसके लिए मुझे पार्शियल प्रेशर लिखना है। तो या तो हम अलग से लिखें, अब अलग से नहीं लिखना, आप लोग इसी में एक्सप्रेशन में इसको लिखने की आदत डालो ताकि क्वेश्चंस को आप लोग जल्दी से सॉल्व कर सको। ठीक है, तो देखो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, हाइड्रोजन के मोल्स। अब हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं, x/2, तो x/2, और टोटल मोल्स कितने हैं, टोटल मोल्स कैलकुलेट करो, A माइनस x प्लस x/2 प्लस x/2, तो टोटल मोल्स देखो क्या हो जाएंगे मेरे पास, x/2 प्लस x/2 x,
और माइनस एक्स यानी कि टोटल मोल्स तो ए ही बचेंगे। तो टोटल मोल्स कितने हैं मेरे पास ए, ठीक है। तो केपी की वैल्यू क्या हो जाएगी x/2a, ठीक है, x/2। इसके लिए जो पार्शियल प्रेशर है उसके लिए यहाँ पे हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, हाइड्रोजन के मोल्स थे x/2 और टोटल मोल्स थे a, ठीक है, इनटू में टोटल प्रेशर लेट कर लो p है मेरा। अब देखो अगर मोल्स इक्वल होते हैं, अगर मेरे पास मोल्स इक्वल है तो यहाँ पे देखो इन दोनों के मोल सेम है तो इन दोनों का पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं फिर से x/2 और टोटल मोल्स है a इंटू p। इस तरीके से इसको मैं लिख सकती हूँ, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ HI के मोल्स कितने हैं a-x डिवाइडेड बाय a, ठीक है, डिवाइडेड बाय a। और मेरे पास देखो टोटल मोल्स कितने हैं, यहाँ पे a ही है और यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर, लेकिन इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे HI का स्क्वायर था, ठीक है। तो हमने क्या किया, पार्शियल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर ऐसे करके लिख दिया। अब इसको सिंपलीफाई हम लोग कर सकते हैं, देखो सिंपलीफाई करने पर अब ये जो मेरी p स्क्वायर वाली टर्म्स है ये कैंसिल हो जाएगी, तो नीचे क्या बचेगा मेरे पास x² डिवाइडेड बाय 4 ये क्या बचेगा a स्क्वायर, और देखो ये नीचे भी a स्क्वायर है तो a स्क्वायर वाली टर्म क्या हो गई, कैंसिल हो गई, ठीक है। तो a स्क्वायर कैंसिल हो गया और नीचे क्या बची, सिर्फ ये a - x का स्क्वायर वाली टर्म बचेगी। तो अब देखो मेरा जो kp की वैल्यू आई वो ये आई, ठीक है। अब देखो kc मेरा क्या था, ये था, और kp भी मेरा ये है, यानी कि kc और kp तो इन दोनों केसेस में इक्वल है। और देखो मैंने रिलेशन बताया था kp और kc के बीच में, kp = kc + RT टू द पावर ऑफ डेल्टा Ng। अब यहाँ पे तो डेल्टा Ng 0 था तो kp और kc तो इक्वल ही आना था, तो यानी कि इसके केसेस में जो हमारा kp और kc होगा दोनों इक्वल आएगा और इस तरीके का हमारा ये क्वेश्चन बनेगा। मतलब ये जो है डेल्टा Ng 0 के केस में इस तरीके से हमारी रिएक्शन चलेगी और इसके केस में हम इसी तरीके से kp और kc की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा Ng जब भी 0 होगा तो वहां पे मेरा kp और kc इक्वल आएगा। दूसरी बात यहाँ पे याद रखना कि इनिशियली मोल्स मेरे पास कितने थे, a थे। जब भी डेल्टा Ng 0 होगा इनिशियली मेरे पास a मोल्स थे, अब टोटल मोल्स भी मेरे पास कितने आए हैं, a ही आया है। तो जितने मोल्स मेरे इनिशियल होंगे उतने ही मोल्स मेरे इक्विलिब्रियम पे आएंगे, कब, जब मेरा डेल्टा Ng क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसे केसेस में जब मेरा डेल्टा Ng 0 होता है हम रिएक्शन को इस तरीके से यहाँ पे चलाते हैं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन में देखने से पहले हम एक बार एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे। देखो पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा, जब मेरा डेल्टा Ng 0 के इक्वल होगा। अब हम क्या पढ़ते हैं कि अगर मेरा डेल्टा Ng > 0 होगा तो हम किस तरीके से रिएक्शन को प्रोसीड कराएंगे। देखो इसका एग्जांपल क्या होगा, अगर PCl5 गैस डिसोसिएट होके फॉर्म करेगी PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ठीक है, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ठीक है। अब किस तरीके से देखो हम रिएक्शन को चलाएंगे, सबसे पहले देख लेना कि रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी तो क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो इनिशियली लेट करो मेरे पास PCl5 के A मोल्स थे, ठीक है। अब इस A मोल से टाइम t = 0 पे A मोल्स थे, अगर मैं टाइम t = इक्विलिब्रियम पे बात करूं, अगर मैं इक्विलिब्रियम पे बात करूं तो लेट करो इसके गए x मोल। अब देखो इसके एक से इसका 1 मोल बन रहा है तो PCl3 भी कितने होंगे, x मोल, और Cl2 भी कितना होगा, x मोल होगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे अब मोल्स आ गए इक्विलिब्रियम पे। अब लेट करो वही बात की वॉल्यूम मेरा क्या है, V है, वॉल्यूम मेरा क्या है, V है। तो यहाँ पे मेरी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, A - x/v और x/v। अब यहाँ पे देखो टोटल मोल्स क्या होंगे, A - x प्लस x, यानी कि क्या हो जाएंगे A प्लस x। तो जो मेरे पास टोटल मोल्स होंगे वो कितने होंगे, A प्लस x होंगे, ठीक है। अब देखो मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन आ गई, मैं Kc की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो मेरा Kc क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 x/v इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 x/v डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 A - x/v। और देखो यहाँ पे सबके कोफिशिएंट्स बना तो इसी तरीके से मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे देखो मेरा क्या बनेगा, x² डिवाइडेड बाय A - x इंटू v। ये क्या हो गया, मेरा Kc हो गया, ठीक है। Kc मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब मैं Kp भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। Kp पे कैसे कैलकुलेट करूंगी, देखो Kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। तो देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 क्या होगा, PCl3 के मोल फ्रैक्शन, PCl3 के मोल्स कितने हैं मेरे पास, x, टोटल मोल्स कितने हैं, A प्लस x। तो x/A प्लस x इंटू टोटल प्रेशर
ऐसे ही Cl2 के भी x मोल्स है, टोटल मोल्स A प्लस x है इनटू टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl5। पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl5 क्या है, PCl5 क्या है मेरा, PCl5 के मोल्स यानी कि A माइनस x डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स A प्लस x इनटू में मेरे पास टोटल प्रेशर। ये क्या हो जाएंगे मेरे पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू में टोटल प्रेशर। ठीक है, अब देखो इसको जब मैं सिंपलीफाई करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक a प्लस एक्स कैंसिल, तो ये मेरे पास क्या बचेगा, a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स यानी कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक p से एक p कैंसिल यानी कि मेरे पास ये p बच जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी क्या आ गई, kp की वैल्यू कैलकुलेट करके आ गई। देखो अब मेरा kp और kc सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा डेल्टा Ng क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो ऐसे केसेस में मेरा kp और kc क्या है, डिफरेंट नहीं है। बस यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से हम लोग जब मेरा डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 होगा मैं यहाँ पे kp और kc की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकती हूँ। बस आपको रिएक्शन को प्रोसीड कराना आना चाहिए और फिर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल पे चलते हैं। देखो इस न्यूमेरिकल में वो क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस 2B गिविंग 2C। ठीक है, ये रिएक्शन है A प्लस 2B गिविंग 2C। इसमें मैंने 2 मोल A लिए हैं, 3 मोल मैंने B लिए हैं और 1 मोल मैंने C लिया है। ठीक है, मैंने क्या किया है, इसको 2 लीटर के फ्लास्क में पुट करके रख दिया। एक फ्लास्क लिया मैंने, उसमें A भी डाला, B भी डाला और C भी। A मैंने लिए 2 मोल, B मैंने लिए 3 मोल और C मैंने लिया 1 मोल। वो बोल रहा है कि अगर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन C की 1 मोल पर लीटर है तो बताओ कि रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। ठीक है, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो कैसे करेंगे, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनाना, रिएक्शन चला के देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे ही बस शुरू मत हो जाओ ना रिएक्शन को चलाना, सबसे पहले चेक करना। अब मुझे तो गिवन नहीं है ना कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, तो सबसे पहले आप लोगों को ये चेक करना है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाएगी या नहीं जाएगी या फिर बैकवर्ड जाएगी, क्योंकि बैकवर्ड जाएगी तो फिर हम बैकवर्ड रिएक्शन के अकॉर्डिंग चलाएंगे। तो इसीलिए पहले आपको चेक करना है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या फिर बैकवर्ड जाएगी। अब कैसे चेक करेंगे, देखो ये तो इसके मोल्स है, यहाँ पे जो मैंने वॉल्यूम लिया था वो कितना था, 2 लीटर, तो ये कितना हो जाएगा 2/2 यानी कि 1, ये हो जाएगा 3/2 यानी कि मेरे पास 1.5 इसकी कॉन्सेंट्रेशन, और ये हो जाएगा 1/2 यानी कि 0.5। अब इनिशियली टाइम t = 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.5, और यहाँ पे मैंने देखा कि जब इक्विलिब्रियम आया तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1, यानी कि 0.5 से क्या हो गई, 1 हो गई। तो मेरी C की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, और C की कॉन्सेंट्रेशन तो तभी बढ़ेगी ना जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो इसी से मुझे पता लगा यहाँ पे कि मेरी रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको क्वेश्चन में वो प्रोडक्ट की भी कुछ अमाउंट दे दे कि मैं प्रोडक्ट भी इतना ऐड कर रहा हूँ, तो हमेशा चेक कर लेना कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अब ये जो मेरी रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ये हमें देख के पता लगाया। अब देखो ये पता लग गया, अब फर्दर क्या करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। देखो पहले क्या करो, रिएक्शन को प्रोसीड करा के देखो, रिएक्शन को रन करा के देखो। तो लेट करो इसके अंदर ये मेरे पास कितना था, 1 मोलर, तो यहाँ पे ये मेरे पास कितना था, 1 मोलर। तो सपोज करो इसका x अमाउंट डिसोसिएट हुआ। ठीक है, इसका x मोलर कॉन्सेंट्रेशन डिसोसिएट हुई। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, मोल्स में से डिसोसिएट करा रहे थे, हम लोग इसी तरीके से पूरी ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन में से भी डिसोसिएट करा सकते हैं। मोल्स में से डिसोसिएट कराएंगे तो मोल्स ही डिसोसिएट होंगे, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन में से डिसोसिएट कराऊंगी तो मेरी कॉन्सेंट्रेशन ही डिसोसिएट होगी, तो मैं वो भी कर सकती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखो मैंने 1 में से डिसोसिएट कराया x अमाउंट, तो ये देखो इसमें इसके एक के साथ इसका 2 रिएक्ट कर रहा है, तो अगर ये x गया होगा यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे x गया होगा तो ये कितना गया होगा, 2x, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1.5 माइनस 2x, और यहाँ पे ये c मेरा कितना बनेगा, देखो c यहाँ पे अगर ये x गया तो ये भी कितना बनेगा 2x, यानी कि 1/2 प्लस 2x। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, हाफ प्लस 2x। अब मेरे पास इक्विलिब्रियम पे सभी की कॉन्सेंट्रेशंस आ गई। अब उसने और क्वेश्चन में क्या बोला था कि मेरे पास इक्विलिब्रियम पे C की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर, तो ये मेरे पास इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.5 प्लस 2x, तो यानी कि ये जो 0.5 प्लस 2x है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मोलर के। ठीक है, तो देखो यहाँ से मेरी 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.25, तो इधर से मैंने x की वैल्यू निकाल ली।
अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है, x की वैल्यू तो मुझे पता लग गई, तो मैं इक्विलिब्रियम पे A की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकती हूँ, B की निकाल सकती हूँ, C की तो मुझे पता ही थी, और अगर सभी की कॉन्सेंट्रेशन अब आ गई तो मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो देखो A की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 1 माइनस 0.25, ये हो जाएगी 0.75, और अगर मैं B की कॉन्सेंट्रेशन पुट करूँ तो 1.5 माइनस 2x यानी कि 1.5 माइनस 0.5, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 1, और ये कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 2x यानी कि 0.5 प्लस 0.5, ये तो मेरे पास 1 ही थी, पहले भी गिवन ही थी, इसी से तो हमने x निकाला था। अब इक्विलिब्रियम पे मेरे पास तीनों की ही कॉन्सेंट्रेशन आ गई, तो मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेरा क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय B की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1, तो ये भी 1 का स्क्वायर, और A की कॉन्सेंट्रेशन है 0.75, तो इंटू 0.75, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरे पास 100/75 यानी कि 4/3, ये हो जाएगा 1.33 के इक्वल। तो इस तरीके से हम लोग इस रिएक्शन में, ऐसी कंडीशंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, रिएक्शन को पहले चेक करेंगे कि क्या ये रिएक्शन मेरी फॉरवर्ड जाएगी या फिर बैकवर्ड जाएगी। जिस डायरेक्शन में जाएगी उसी डायरेक्शन में हम लोग प्रोसीड कराएंगे, और उसके बाद हम लोग कॉन्सेंट्रेशन निकाल के देख सकते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो अभी तक हमने दो केसेस देखे, डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0, और ये क्वेश्चन देखा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जब हमारा डेल्टा एन जी लेस देन 0 होगा तो हम रिएक्शंस को किस तरीके से प्रोसीड कराएंगे, जब हमारा डेल्टा एन जी लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो देखो इसका एक एग्जांपल अगर मैं देखूं तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया N2 + 3H2 गिविंग 2 अमोनिया, ठीक है, N2 + 3H2 गिविंग 2 अमोनिया। अब देखो इसके केस में डेल्टा एन जी लेस देन 0 है, इनिशियली 4 मोल्स है और फाइनली 2 मोल्स है, तो 2 - 4 यानी कि -2, तो मेरे पास इनिशियली यहाँ पे कितने मोल्स हो गए, डेल्टा एन जी लेस देन 0 ही हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे N2 और H2 के मोल्स सेम है या फिर अलग अलग है, ठीक है, सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, तो दोनों कंडीशंस में रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लेट करो कि अगर इसके मोल्स A है, ठीक है, अगर इसके मोल्स इनिशियली A है और इसके मोल्स B है, ठीक है। अब देखो इसका एक मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये टाइम t = 0 पे यानी कि इनिशियली प्रेजेंट है। अगर मैं इक्विलिब्रियम पे बात करूं तो लेट करो कि नाइट्रोजन की मेरे पास x मोल चले गए यानी कि A - x हो गया, तो इस B में से 3x मोल चले गए, B - 3x हो गया, ठीक है। तो अमोनिया कितना बनेगा मेरे पास, अमोनिया बनेगा 2x, क्योंकि देखो इसके 1 से 2 बन रहा है तो x से कितना बनेगा 2x, ठीक है, और यहाँ पे देखो 3 से कितना बनेगा 2 ही बनेगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि ये बनेंगे मेरे पास। अब लेट कर लो वॉल्यूम V था तो मेरी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, A - x/V, B - 3x/V, और ये हो जाएगा 2x/V, तो मेरी कॉन्सेंट्रेशन हो गई, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन आ गई, मैं Kc कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो देखो मेरा Kc क्या होगा यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया का स्क्वायर यानी कि 2x/V का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A - x और इनटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन B - 3x का क्यूब। अब देखो यहाँ पे मेरा Vb आएगा, कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने ली है तो Vb आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो तो यहाँ पे मेरा A - x/V सिंप्लीफाई तो कैसे ही होगा, देखो ये भी A भी अलग है और B भी अलग है, तो इस तरीके से हम लोग इसके केस में यहाँ पे Kc का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ऐसे ही हम लोग Kp का एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, तो Kp का एक्सप्रेशन भी आप लोग सिमिलर तरीके से लिखेंगे, प्रेशर ऑफ अमोनिया का, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन क्या, अमोनिया क्या होगा, जितने अमोनिया के मोल्स है, अब अमोनिया के मोल्स कितने हैं 2x। अब टोटल मोल्स कितने हैं, देखो A - x प्लस B - 3x प्लस 2x, तो ये क्या हो जाएगा A - x प्लस B - 3x प्लस 2x, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे A प्लस B - 2x, A प्लस B - 2x। तो टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर और पूरे का स्क्वायर। ऐसे ही मेरे पास क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के मोल्स कितने हैं A - x, तो A - x डिवाइडेड बाय A प्लस B - 2x इनटू में हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं मेरे पास B - 3x, तो B - 3x डिवाइडेड बाय A प्लस B - 2x, ठीक है।
इनटू में P, यहाँ पे भी P आएगा और इसका क्यूब हो जाएगा क्योंकि मेरे पास 3 हाइड्रोजन थे। तो इस तरीके से मैं Kp का एक्सप्रेशन भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकती हूँ। अब यहाँ पे देखो मेरा जो Kc और Kp है दोनों डिफरेंट आएगा, क्यों? क्योंकि मेरा डेल्टा Ng इक्वल टू 0 नहीं है। तो इस तरीके से आपको कोई भी रिएक्शन गिवन हो, चाहे आपका डेल्टा Ng इक्वल टू 0 हो, चाहे ग्रेटर देन 0 हो, चाहे लेस देन 0 हो, आप सभी केसेस में क्या कर सकते हैं, Kp और Kc के एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको डील करना सिखाया मोल्स के साथ, ऐसे ही आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रेशर के साथ भी डील कर सकते हैं। अगर आपको इनिशियल प्रेशर कुछ गिवन हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रेशर के साथ भी डील कर सकते हैं और उससे भी आप लोग Kp की वैल्यू को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम देखेंगे कैसे। उससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि मेरे पास एक मिक्सचर है SO3 का, SO2 का और O2 गैस का, ठीक है। उसको मैंने एक 10 लीटर फ्लास्क में मेंटेन करके रखा है एट अ टेम्परेचर एट विच, एक टेम्परेचर पे जिसपे मेरा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया है रिएक्शन का वो 100 है। मतलब कि रिएक्शन का मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है SO2, O2 और SO3, इसको इस तरीके से हमने इक्विलिब्रियम पे मेंटेन करके रखा है। वो बोल रहा है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 और SO3 फ्लास्क में इक्वल है, बताओ रिएक्शन में कितने मोल्स O2 के प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब उसने कुछ नहीं बोला कि मेरे पास SO2 कितना था, O2 कितना था, बस उसने सिर्फ इतना बोला है मुझे कि जो मेरी SO2 और जो SO3 के मोल्स है वो सेम है और मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया। तो मैं पहले क्या करती हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख के देख लेती हूँ क्या होगा। तो देखो मेरी जो रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है, 2SO2 प्लस O2 गिविंग 2SO3, ठीक है। पहले रिएक्शन को चेक कर लेना कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। बैलेंस नहीं होगी तो ऐसे ही पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये मेरी एक्सप्रेशन बन गई। अब मैं इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखती हूँ, मैं Kc लिखती हूँ, ठीक है। तो Kc क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 का स्क्वायर इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, ठीक है। अब मेरे पास जो क्वेश्चन में वॉल्यूम था वो कितना था, 10 लीटर। तो मैं इसको लिख लेती हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय 10, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय 10, इसका स्क्वायर इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। ये हो गया। अब वो बोल रहा है कि यहाँ पे जो मेरे पास SO2 और SO3 के मोल्स है वो इक्वल है, ठीक है। तो देखो ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएगी अपने आप ही, क्योंकि दोनों के मोल्स तो इक्वल ही है। बताओ O2 के कितने मोल्स होंगे। अब ये जो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये किसके इक्वल है, 100 के। अब यहाँ स्क्वायर स्क्वायर था तो ये भी कैंसिल हो गया। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो ये आ जाएगा 10 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू 100। यहाँ से मेरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आ जाएंगे 1/10। तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस आपको के इक्विलिब्रियम की वैल्यू लिखनी थी। और देखो कुछ नहीं, ऐसे मत करना कि ए लेट कर लो, हमें नहीं पता कि कितने मोल्स है, SO2 के कितने मोल्स है, O2 के कितने मोल्स है। सिंपली के इक्विलिब्रियम लिखो, जो कंडीशन गिवन है उसको पुट करो और अपने आंसर को निकाल लो। अब सेकंड पार्ट में देखो वो क्या बोल रहा है कि अगर SO3 के मोल्स ट्वाइस है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 तो O2 के मोल्स कितने होंगे। अब देखो इसके मोल्स ट्वाइस है तो बस यहाँ क्या आ जाएगा 2, तो ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि मेरा 4 बाहर आ जाएगा। तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो जब ये 4 बाहर आएगा ये 10 ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 40 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, ये किसके इक्वल आएगा 100 के, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 क्या आ जाएंगे 40/100। क्यों, क्योंकि इसके मोल्स ट्वाइस थे तो 2 का स्क्वायर होके वो 4 बाहर आ जाएगा और बाकी सारी चीजें क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरीके से सिंपल से क्वेश्चंस आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो निकलवा सकते हैं कि बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो निकालना मैंने आपको सिखा ही दिया कि किस तरीके से आपको कॉन्सेंट्रेशंस को, मोल से कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, कॉन्सेंट्रेशंस को पुट करना है और उसके बाद वैल्यू निकालनी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे रह गई है क्या, कि अगर मुझे रिएक्शन में प्रेशर के टर्म्स में डील करना पड़े तो मैं किस तरीके से डील करूंगी, डीलिंग इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अगर मुझे प्रेशर गिवन हो, इनिशियल प्रेशर गिवन हो, तो मैं कैसे डील करूंगी। देखो अब मेरे पास सपोज कर लो रिएक्शन है 2HI गिविंग H2 प्लस I2, ठीक है, 2HI गिविंग H2 प्लस I2। वो मुझे बोले कि इनिशियली मैंने 800 टोर प्रेशर लिया है, ठीक है, इनिशियली मैंने 800 टोर प्रेशर लिया है और सपोज वो मुझे बोले कि टोटल प्रेशर मेरा 900 है, 900 टोर है। बताओ कि रिएक्शन में Kp क्या होगा, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा।
तो प्रेशर की जैसे हम लोग मोल्स की टर्म्स में डील कर रहे हैं उसी तरीके से हम लोगों को प्रेशर की टर्म्स में डील करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करते हैं। तो अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात कर रही हूँ और मेरा वॉल्यूम भी सेम ही है, तो प्रेशर जो होते हैं मेरे किसके इक्वल होते हैं, मोल्स के इक्वल होते हैं। तो जैसे मैं मोल्स की टर्म्स में डील करती थी वैसे ही मैं क्या करूंगी, अब प्रेशर की टर्म्स में डील करूंगी। कैसे डील करूंगी, देखो यहाँ पे मेरा इनिशियल पहले होता था इनिशियल मोल्स, अब क्या है इनिशियल प्रेशर। तो इनिशियल प्रेशर कितना है 800। तो देखो यहाँ पे 2 HI है, अगर इसमें से 800 में से यहाँ पे इसका कुछ अमाउंट जाएगा, इसका कुछ प्रेशर जाएगा, देखो लेट इसका गया P अमाउंट, ठीक है, इसका लेट गया P अमाउंट। तो देखो 2 से 1 बन रहा था, तो P से इसका कितना बनेगा, P/2 बनेगा, और ये भी कितना बनेगा, P/2 बनेगा, ठीक है। वो मुझसे केपी पूछ रहा है, केपी के लिए मुझे क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर चाहिए। अब ये सभी क्या है, इसके पार्शियल प्रेशर ही है, ठीक है। और उसने मुझे इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर देख रखा है। अब देखो मैं टोटल प्रेशर निकालूं तो टोटल प्रेशर कितना होगा, 800 माइनस P प्लस P/2 प्लस P/2, ये कितना हो जाएगा। यहाँ पे गड़बड़ है कुछ क्वेश्चन में, देखो इसको हम और तरीके से करते हैं, सिंपल तरीके से। इस क्वेश्चन में स्टोइचियोमेट्री में कुछ गड़बड़ है। देखो अगर वो मुझे रिएक्शन दे दे क्या, AB3 गिविंग AB2 प्लस हाफ B2, ये रिएक्शन दे दे वो मुझे, ठीक है, ये रिएक्शन मुझे दे दे और मुझे बोले कि इनिशियली मेरा प्रेशर, पहले तो देख लेते कि हम डील किस तरीके से करेंगे। अगर मेरे पास 2 atm प्रेशर दिया है इनिशियली, ठीक है, तो देखो इसमें से 2 में से कितना जाएगा P, जैसे मोल्स में जाता था वैसे ही जाएगा, 2 में से जाएगा P, तो ये कितना बनेगा, इसके 1 से 1 बन रहा है तो ये बनेगा P, और इसके 1 से हाफ बन रहा है तो ये कितना बनेगा मेरे पास, P/2, ठीक है। अब मेरे पास टोटल मोल्स आ जाएंगे, ठीक है, टोटल प्रेशर आ जाएगा, P टोटल क्या होगा मेरे पास, 2 माइनस P प्लस P प्लस P/2, यानी कि कितना हो जाएगा 2 प्लस P/2। अगर मुझे क्वेश्चन में ये टोटल प्रेशर पता है, मुझे क्वेश्चन में ये टोटल प्रेशर पता है, तो मुझे इस P की वैल्यू पता लग गई, मुझे इस P की वैल्यू पता लग गई तो मुझे इन तीनों के पार्शियल प्रेशर पता लग जाएंगे। इन तीनों के पार्शियल प्रेशर पता लग गए तो बस मुझे केपी में पुट करना है और आंसर निकालना है, यही इस क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे करना है, ठीक है। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन जब हम प्रेशर की टर्म्स में भी डील कर सकते हैं तो वो इस तरीके से पूछे जाते हैं। वो हमें इनिशियल प्रेशर दे देगा, इनिशियल प्रेशर के थ्रू हमें क्या करना है, रिएक्शन को सेम वे से प्रोसीड कराना है जैसे हम मोल्स की टर्म्स में करते हैं, ठीक है। तो देखो मोल्स की टर्म्स में कैसे करते हैं, इसका कुछ अमाउंट जाएगा, इसका कुछ बनेगा, इसका कुछ बनेगा, इन सबको ऐड कर देंगे, टोटल मोल्स मेरे पास गिवन होंगे। टोटल मोल्स मेरे पास गिवन है, ये मेरा P जितना डिसोसिएट हुआ है, जितना गया है वो आ जाएगा। अब P आ गया तो मैं इक्विलिब्रियम पे सबकी मोल्स सबके प्रेशर निकाल सकती हूँ, सब मतलब सबके पार्शियल प्रेशर आ जाएंगे, उसमें पुट कर देंगी तो मेरी Kp की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछ लेता है वो, जब सिंपली मुझे पार्शियल प्रेशर गिवन हो, जब मुझे टोटल प्रेशर गिवन हो, मुझे Kp निकालना हो। ये ऐसी बेसिक सी बातें, रिएक्शन को कैसे प्रोसीड करना है, उससे Kp कैसे कैलकुलेट करना है, वो आप लोगों को आना चाहिए, वो सब मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे कि किस तरीके से हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिएक्शंस को प्रोसीड कराते हैं, और उससे फिर हम लोग Kp Kc की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग वहाँ पे डील करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और जितना हो सकता है शेयर करें। थैंक यू।